हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। और मैं अपनी नई वीडियो के साथ फिर आप लोगों के लिए हाजिर हो गई हूँ। जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका फर्दर टॉपिक। पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। किसके बारे में जी? चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 कौन सा था हमारे पास? था सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है जी, इसके लिए हमने इसका डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जिसकी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस कर लिया था डिडक्टिव रीजनिंग तक। एक्सपेरिमेंट से हमने कंटिन्यू करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पिछला वाला याद होगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमने बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उसके हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हम इस टेबल के अंदर देखते हुए आ रहे थे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रॉब्लम है कौन सी। उस आइडेंटिफिकेशन की जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करते हैं उसके आंसर को। ठीक है, पहले हम एक फॉर्मुलेट करते हैं क्वेश्चन कि फाइनली प्रॉब्लम ये है हमारी। फिर हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डेटा को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के दो वेज थे हमारे पास, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर हम क्वांटिटी के बेस पे, हम नंबर्स के बेस पे, हम जो चीज़ें काउंटेबल थी उनके बेस पे हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे। और क्वालिटेटिव में हम कैटेगरीज़ के बेस पे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही कंक्लूडेड थी, कुछ इन्फॉर्मेशन न्यू हमने कंक्लूड की थी। उसकी बेस पर हमने क्या दी थी, हाइपोथेसिस दी थी, टेंटेटिव स्टेटमेंट दी थी जो कि हमारी अपनी स्टेटमेंट थी। उस स्टेटमेंट को सही प्रूव करने के लिए क्या था, हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम उसको प्रूव करेंगे। वो स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसको टेस्ट किया जा सके। उस टेस्ट करने के प्रोसेस को, उस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा था हमें कुछ वजूहात देनी थी। वो वजूहात किस तरह की थी, या तो वो स्पेसिफिक टू जर्नल थी या वो जर्नल टू स्पेसिफिक थी। ठीक है जी, इस पूरे के पूरे सिनारियो में हमने मलेरिया की एग्जांपल ली थी, जिसके अंदर हमने वजह ये बताई थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करवा रहा है। यहाँ तक ऐसे समझ लें, मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया। अब हम आ गए हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। ठीक है जी, यहाँ पे हम पहुँचे थे, इसको वापस से रेड कर लेते हैं। ठीक है, या मैं सोच रही हूँ ब्लू कर लें। इसका थोड़ा सा मैं साइज़ छोटा कर लूँ, मुझे लग रहा है ये बहुत मोटा लिख रहा है। ठीक है जी, इतना सही है, देखें इतना सही है। ठीक है जी, सो एक्सपेरिमेंट, वंस अ प्रॉब्लम हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एंड अ हाइपोथेसिस इज सजेस्टेड। मतलब जब आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना होता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑब्ज़र्व करना होता है। तो वो सॉल्यूशन जो है वो आपने ऑब्ज़र्व कर लिया। उस सॉल्यूशन के बेस पे आपने एक हाइपोथेसिस सजेस्ट कर दी। जैसे कि हमने पहले मलेरिया के केस में कहा था कि मलेरिया की जो वजह है, जो कॉज़ है, वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप आता है साइंटिफिक मेथड के अंदर, वो है एक्सपेरिमेंट करना। वो एक्सपेरिमेंट किस बेस पे करेंगे, हम रीजनिंग की बेस पे करेंगे, मतलब उस वजह की बेस पे करेंगे जो हमने बताई है। तो एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। A key assumption is that the experiment will be repeated many times by other scientists. अब सीन कुछ ऐसा है, मैंने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी कि मलेरिया को कॉज करवाने वाला प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो अब वो मैं वजह जो है वो स्पेसिफिक टू जर्नल या जर्नल टू स्पेसिफिक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 1 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं। अभी पिछला ही डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 31 मिनट्स का लेक्चर बन गया था और आगे भी आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस करना है, तो प्लीज़ काइंडली उसको देख लीजिएगा। इसके अभी डिफ्रेंशिएशन में नहीं जाते हैं हम। तो क्या है कि इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग की बेस पर हमने जो हाइपोथेसिस दी थी, जो वजह बताई थी, उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे। प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके देखेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि हाइपोथेसिस हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो फिर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट रिपीटेडली टाइम्स उसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर उसकी बेस पर रिजल्ट्स हम बताएंगे। तो साइंटिस्ट परफॉर्म 2 टाइप ऑफ टेस्ट। जो साइंटिस्ट होंगे वो 2 तरह की क्या होंगी, टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एक होता है कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक होता है कौन सा ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मैं इसका वाईफाई बंद कर देती हूँ। ठीक है, सो टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया, ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एंड ब्लड सैंपल्स ऑफ 100
हेल्दी पर्सनस कंट्रोल ग्रुप वर एग्जामाइंड अंडर स्कोप। अब मुझे आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे दें कि व्हाट इज़ कंट्रोल ग्रुप एंड व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हमारे पास देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक जूस का ग्लास है, ठीक है। मैं और वो परफॉर्म करवा रही हूँ कि जो जो ये जूस का ग्लास पिएगा, इसके अंदर मैंने एक स्पेशल केमिकल डाला है, जो जो इस जूस के ग्लास को पिएगा उसको 2 दिन तक नींद नहीं आएगी, ठीक है। या फिर वो बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा, या उसको पसीने नहीं आएंगे, कुछ भी मैंने कह दिया। तो कुछ लोगों को मैंने वो जो केमिकल था वो डालकर पिलाया, और कुछ को मैंने वो डालकर नहीं दिया और सिर्फ ऐसे ही बोल दिया। प्लेसबो इफ़ेक्ट देना कहते हैं इसे, ठीक है। मैंने सिर्फ उनको बोला कि इसके अंदर भी वो केमिकल लें, आप वो पी लें, इसको पीने के बाद आपको 2 दिन तक नींद नहीं आएगी, या आपको पसीने नहीं आएंगे, या व्हाटएवर, कुछ भी मैंने उनको बोल दिया। तो उसकी बेस पर एक का सिर्फ ये साइकोलॉजिकल या फिर प्लेसबो इफ़ेक्ट काम कर रहा होगा, और एक को पर्टिकुलरली वो केमिकल हमने दिया होगा। तो जो जिसको हमने प्लेसबो इफ़ेक्ट दिया है, जिसको हमने खुद कंट्रोल किया है, जिसको हमने साइकोलॉजिकली, उसे कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। और जिस पे हम रियलिटी में एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, जिसको हमने वो केमिकल वाली चीज़ दी है, वो होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब इसको कर देते हैं रिमूव। फिर अब कह रहा है कि हमने क्या किया, 100 मतलब अब हमने, क्योंकि अपनी ही एग्जाम्पल को अब हमने आगे लेके चलना है, अपनी मलेरिया वाली को। तो हमने कहा कि जो मलेरियल पेशेंट होता है उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम का सैंपल मिल रहा था हमें। ये हाइपोथेसिस थी हमारी। तो हमने इसकी बेस पे कहा था कि मलेरिया को कॉज करवाने वाला प्लाज्मोडियम है। तो हमने 100 पीपल लिए और उनका ब्लड का सैंपल लिया, ठीक है। और वो थे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। तो ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स, और 100 का हमने लिया जो हेल्दी लोग थे, ये कंट्रोल ग्रुप वाले लोग हैं, और 100 मलेरिया वाले हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट एक्चुअली परफॉर्म करवाना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने माइक्रोस्कोप के अंदर उनको, जैसे ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमने क्या किया, 100 हेल्दी पर्सनस का ब्लड ग्रुप लेकर, सैंपल लेकर उसके अंदर चेकआउट किया, और एक 100 हमने लिए, एक तरफ हमने मलेरियल पेशेंट्स का लिया ब्लड सैंपल और उसके अंदर चेकआउट किया। अब रिज़ल्ट की बात आ गई, रिज़ल्ट क्या आया। द रिज़ल्ट्स आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपन इन द एक्सपेरिमेंट। रिज़ल्ट क्या होता है, जो कि एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ वो आप रिपोर्ट बता दो भाई हमें कि हुआ क्या, यही रिज़ल्ट कहलाता है। जो आप पेपर में लिख कर आए, टीचर ने चेक किया, आपको रिज़ल्ट कार्ड पर आपका वही जो है ना, जो आप कर में करके आए थे वो आपको हाथ में दे दिया। So that includes detailing all observations and data made during your experiment. इसके अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जितना भी डेटा आपने कैसे कलेक्ट किया था, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। और वो ऑब्जर्वेशन कब की थी, जब आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। रिजल्ट वेरीफाइज द हाइपोथेसिस। और रिजल्ट ने, मैंने आपसे क्या कहा था, रिजल्ट या तो उसको वेरीफाई करेगा, या उसकी सपोर्ट में आएगा, या उसको फैल्सिफाइड करेगा, या उसके अगेंस्ट आएगा, ठीक है। सो इन द केस ऑफ मलेरिया इट वाज फाउंड दैट, जब हमने एक मलेरिया के केस में एक्सपेरिमेंट किया तो उसके रिजल्ट में ये आया कि ऑल द मलेरियल पेशेंट्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले जितने भी मलेरियल पेशेंट्स थे, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम क्या था, पाया गया था, हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। वेरएज जो ब्लड सैंपल जो था नॉर्मल पर्सनस का, हेल्दी पर्सनस का, जो कि कंट्रोल ग्रुप था, वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम। उनमें से किसी के भी ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं मिला। अब कॉन्क्लूजन, नतीजा क्या निकला, ठीक है, मतलब समराइज़ कर देना सारे के सारे को। तो हमने सारी चीज़ को समराइज़ ऐसे किया कि द फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज़ डेवलपिंग conclusion. So this is where all the results from the experiments are analyzed and a determination is reached about the hypothesis. If your hypothesis was supported, it's great. If not, repeat the experiment or think of other ways to improve your procedure. तो हमारे केस में जब हमने मलेरिया के पेशेंट्स का कंक्लूजन निकाला तो हमें ये आइडेंटिफाई हुआ, ये कंक्लूजन निकला हमारा कि सारे के सारे जो भी मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम निकला था, और ये हमारी हाइपोथेसिस के फेवर में, सपोर्ट में था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करके देखो, डिफरेंट लोगों से करवाओ, या फिर कोई न्यू हाइपोथेसिस बनाओ, कुछ और लोगों को मिलाओ, कुछ और लोग इस पर रिसर्च करें।
तो फिर उस पर आप काम करो, ठीक है। तो फिर आप अगेन काम करना। सो कन्फ्यूजन इज़ मेड दैट, अब इसका कंक्लूजन जो निकला इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट का वो ये निकला है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है, ठीक है। अब जब कंक्लूजन बन जाता है ना, तो थ्योरी या लॉ बनना होता है उसमें से, ठीक है ना। अब उसकी तरफ आ जाते हैं। तो थ्योरी, साइंटिस्ट यूज द वर्ड थ्योरी इन अ वेरी डिफरेंट वे देन नॉन साइंटिस्ट। When many people say I have a theory, they really mean I have a guess. क्या होता है कि अगर कोई जो साइंसदान होते हैं ना, वो जब बोलते हैं ना कि इनके पास थ्योरी है, इन्होंने थ्योरी बनाई है, तो उनका जो नॉन साइंटिस्ट होते हैं उनके, जो कि मतलब साइंसदान नहीं होते, उनके मुकाबले में बहुत डिफरेंट ये वर्ड कहना होता है, क्योंकि इनका मकसद कुछ और होता है। आम इंसान अगर कहता है कि मेरे पास थ्योरी है, तो थ्योरी का मतलब होता है गैस। सिर्फ उसके पास एक गैस है, उसने एक चीज़ गैस की है कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है। लेकिन जब साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उन्होंने उसको पूरे अच्छे तरीके से टेस्ट किया हुआ है, वेल टेस्टेड है वो, और वो हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है नेचुरल फिनोमेना की, ठीक है। सो they unify many repeated observations and data collected from lots of experiments. For example, theory of evolution, कि इंसान कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे पहले वो बंदर होता था, फिर और इवॉल्व हुआ, फिर ऐसे इवॉल्व हुआ, एम्फीबियंस में से, रेप्टाइल्स में से फिशेस बनी, ऐसे ऐसे करके पूरी एवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो जैसे एवोल्यूशन जो है वो हम कहते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट्स करके, ऑब्जर्वेशंस करके, बहुत मल्टीपल टाइम्स अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके एक थ्योरी दी है, जो कि एक रिलायबल फैक्ट्स पर डिपेंड कर रही है। तो थ्योरी, साइंसदान जब कहते हैं तो वो थ्योरी एक सच्ची बात होती है, ठीक है ना, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट एक आम इंसान कहता है तो दैट मीन्स कि उसके पास जस्ट एक गैस है, मतलब कि उसके पास सिर्फ एक वो ठीक भी हो सकती है वो बात, वो नहीं भी हो सकती, उसने जस्ट गैस किया है। अब लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है? A scientific law is a uniform or constant fact of nature. It is virtually an irrefutable theory. Biology is short and laws due to puzzling nature of life. तो हमारे पास क्या सीन है? हमारे पास सीन ये है कि जो थ्योरी होती है वो सही या गलत हो सकती है। मैंने कहा कि इसके अंदर चांस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग, हो सकता है पाकिस्तान में मान रहे हैं, इंडिया में मान रहे हैं, बांग्लादेश में मान रहे हैं, ईरान, इराक, हर जगह मान रहे हैं, लेकिन यूके वाले लोग इस थ्योरी को नहीं मान रहे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोग उस थ्योरी को मानते हों, लेकिन कोई एक साइंसदान उठ के कहे कि नहीं, मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, क्योंकि उसके पास कुछ और रिजल्ट्स आ रहे हों। तो इस तरह से। लेकिन जो लॉ होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो असूल हर जगह एक ही रहता है, ठीक है। वो बायोलॉजी के अंदर बहुत कम लॉज हैं, ठीक है, क्योंकि जो बायोलॉजी है वो, क्योंकि तरक्की तो बहुत होती जा रही है, बहुत आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन लॉज बहुत कम है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हर जगह एक्सेप्टेड हो, ठीक है ना। पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी नेचर के अंदर लॉ वो होता है जिसे कोई ठुकरा ना सके, जिसे कोई रिफ्यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो वो कांस्टेंट होता है, वो फैक्ट होता है, एक सच्चाई, एक बिल्कुल एक हकीकत, मतलब जिसमें रद्दो बदल नहीं किया जा सकता, ऐसी होती है, ठीक है। सो बायोलॉजी मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी इज़ शॉर्ट एंड लॉस ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ की जो नेचर है वो बहुत पजल्ड है, तो इसलिए बायोलॉजी के अंदर लॉस बहुत कम है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। डेटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाता है, उसको एनालाइज किस तरह से किया जाता है, मतलब उसको इंटरप्रीट किस तरह से किया जाता है, मतलब उसको एक्सप्लेन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। सो फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल और ग्राफ ऑफ द डेटा। अब आपने एक डेटा कलेक्ट किया, किसी भी चीज़ का वो डेटा हो सकता है, तो वो जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो टेबल्स के थ्रू या फिर ग्राफ के थ्रू। अगर मैं एक क्लास में मैं बोलूँ कि हमारी क्लास में 150 स्टूडेंट्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, और मैं कहूँ कि इस वाले बच्चे ने इस सब्जेक्ट के अंदर इतने मार्क्स लिए, इसने इतने लिए, तो हर एक बच्चे का 1 से लेकर 50 तक जो है वो डेटा को कलेक्ट करके लिखना, और मुझसे कोई पूछने आए कि आपकी क्लास का एवरेज स्कोर क्या है, एवरेज स्टूडेंट्स कितने हैं, या कुछ भी मतलब एवरेज बात पूछने आए, एक एक बच्चे की ना पूछे, तो फिर मैं क्या एक एक बच्चे का बताना शुरू करूँगी कि ये वाला बच्चा अच्छा पढ़ता है, वो वाला बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है, इसके इतने मार्क्स आए थे उस टेस्ट में, उसने ऐसे किया था। तो इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। डेटा को टेबल्स और ग्राफ में इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि वो डेटा हर किसी को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है।
थोड़े से ही एक टेबल या एक ही ग्राफ को रीड करने से उसको बहुत सारी वैलिड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो टेबल या ग्राफ्स के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। डोंट थ्रो आउट डेटा पॉइंट्स यू थिंक आर बैड। ऐसे डेटा के पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कि वो क्या हैं, बुरे हैं, उनको फेंक नहीं दो। और दैट डोंट सपोर्ट योर प्रिडिक्शन। आपने जो भी चीज़ प्रिडिक्ट की है, अगर वो पॉइंट्स आपकी प्रिडिक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको फेंकना नहीं है। Some of the most incredible discoveries in science were made because the data looked wrong. बहुत सारी साइंस कहती है कि बहुत सारी डिस्कवरीज हमने की ही, मतलब जो वो होती हैं डिस्कवरीज, मतलब वो जो होती हैं दरियाफ्त की जाती हैं जो न्यू चीज़ें हैं, तो वो हमने की ही इस साइंस ने तब हैं जिनको उन साइंसदानों को लगता था ये तो डेटा किसी काम का ही नहीं है, इनको तो फेंक देना चाहिए, ये रॉन्ग डेटा है। उसी से उनको न्यू डिस्कवरीज मिली। सो वंस यू हैव रिकॉर्डेड द डेटा, एक बार आपने डेटा को रिकॉर्ड कर लिया तो यू मे नीड टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल एनालिसिस टू सपोर्ट और रिफ्यूज़ योर हाइपोथेसिस। तो आपको मैथमेटिकली एनालिसिस करना पड़ेगा उस डेटा को, या तो अपनी उस हाइपोथेसिस की सपोर्ट में रखने के लिए या फिर उसको सपोर्ट में ना रखने के लिए। तो ये आपके सामने दो क्या है, ये जो फर्स्ट वाला है ये आपके पास क्या है, एक बार चार्ट है। ठीक है, और जो नीचे वाला है ये पाई चार्ट है आपके पास। ठीक है, ये जो हमारे पास होती है ना, ये एक लाइन जो आ रही है और जो ये आ रही है, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर मैं इसको सही से बना सकती, काश, ये दो लाइन, ये जो नीचे वाली लाइन है ना जिस पे फरवरी मार्च अप्रैल लिखा हुआ है, ये जो लाइन है ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और ये जो जहाँ पे नंबर ऑफ मलेरियल पेशेंट हमने लिखा है ना, ये है वाई एक्सिस। तो हमने कहा हमारे इस टेबल से देखने से हमें ये पता चल रहा है कि फरवरी के महीने के अंदर, इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ तो फरवरी के महीने के अंदर ऑलमोस्ट, ये देखें क्योंकि ये जो यहाँ पे आ रहा है तो ये 1000 और 2000 के बीच में ये बार आ रहा है। ठीक है ना, ये जो रेक्टेंगुलर लाइंस हैं इस तरह की, ये क्या होते हैं, बार्स होते हैं। ठीक है, तो हम मैं कह सकती हूँ कि 1500 पेशेंट्स जो है वो हमें फरवरी के महीने में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मार्च में अगर मैं देखूँ तो वो 1000 से थोड़े से ज़्यादा हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि 1200 मिल रहे हैं। अप्रैल में हमें 1000 से भी कम मिल रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ अप्रॉक्सीमेटली 900 पेशेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन अक्टूबर के अंदर भाई पीक पर पेशेंट्स मिल रहे हैं, हमें ऑलमोस्ट 6000 पेशेंट्स मिल रहे हैं अक्टूबर के अंदर, ये देखें। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है, वो बता रहा है कि कितने पेशेंट्स हमारे पास मलेरियल पेशेंट्स हैं, और एक्स एक्सिस पर मैं बता रहा है कि हमने इसमें ये शो किया है कि कौन से महीने के अंदर सिंध में 2016 से 2017 तक हमारे पास पेशेंट्स हैं। ठीक है, फिर ये पाई चार्ट है हमारे पास, ये क्या शो कर रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ इन पाकिस्तान, ये बता रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। ये क्या है, गोल है। ठीक है ना, ये पाई शेप का जो होता है ना, इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या है, ये जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कवर किया हुआ है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ने, मतलब गले के जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो 51% हो रहे हैं, स्क्रैबी 7% हो रही है, अदर कोई भी डिजीज़ है वो 3% हो रही है, डायसेंट्री 8% हो रही है, डायरिया 15% हो रहा है, मलेरिया 16% हो रहा है। इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ पाकिस्तान के अंदर जो है वो 2006 में कितना परसेंट हुई हैं। तो इससे हमें यह अंदाज़ा होगा कि सबसे ज़्यादा डिजीज़ कौन सी हुई है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, और सबसे कम जो है वो हमारे पास अदर डिजीज़ हुई है, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं स्क्रैबीज हुई है। लेकिन मलेरिया का भी हमें इसके अंदर परसेंटेज दिख रहा है। नाउ इन डेटा एनालिसिस द स्टैटिस्टिकल मेथड, जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो जो होती है ना स्टैटिक्स, उसके मेथड्स अप्लाई होते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन आर अप्लाइड, ये दो मेथड हैं। रेशो क्या होता है, रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेस इज ए क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड। जैसे रेशो क्या होता है, आपने रेशो को, ये दो डॉट होते हैं ना ऐसे जैसे मैंने लगाए, इससे हम शो करते हैं। तो हमने कहा कि अ फ्लावर हैज़ 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स, द रेशो ऑफ सेपल्स टू पेटल्स इज़, मैंने बोला कि एक फ्लावर है, उसका फ्लावर का एक पार्ट होता है पेटल, एक पार्ट होता है सेपल। जब आप फ्लावर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से उसके इस पार्ट को, जब हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर को, तो आपको समझ आएगा कि सेपल कौन सा पार्ट है, पेटल कौन सा पार्ट है। तो हमने कहा कि फ्लावर के जो सेपल और पेटल वाला पार्ट है उसमें से सेपल जो है वो 4 हैं और जो पेटल्स हैं वो
12 है। तो अगर हमें कोई कहे कि इसको रेशो में शो करो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान में क्या करेंगे, रेशो लगा देंगे, मतलब रेशो की साइन लगा देंगे। तो मैं क्या कहूँगी 4:12 जो है वो हमारे पास क्या है, सेपल्स टू पेटल्स का रेशो है। अगर पेटल्स टू सेपल्स का पूछता है तो 12:4 होता है, क्योंकि 4 सेपल्स हैं 12 पेटल्स हैं। ठीक है, सेपल्स टू पेटल्स पूछा है तो 4:12, अगर पूछता है पेटल्स टू सेपल्स तो 12:4। ठीक है, सो द रेशो कैन बी एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या इसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, जैसे हमें पता है कि 4 और 12 जो है वो एक ही टेबल से कट सकते हैं, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, तो 1:4 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल दो हमारे पास मतलब जो है वो दो हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट्स हैं या इक्वेशंस हैं, अगर उनका रेशो इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसको कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल जैसे ये सेपल्स एंड पेटल्स वाली थी, एक कोई और एग्जांपल है, उसका आंसर हमारे पास 4:12 आया है, और एक का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आया है, जो हमने अभी फ्रैक्शन निकालने के बाद हमने क्या निकाला था, 1:3 निकाला था। ठीक है, तो ये भी कट सकता है, 1:3 आ जाएगा, तो 1:3, फिर डबल रेशो बीच में आता है, फिर 1:3 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 4:12 लिखो या इसको 1:3 लिखो, तो बात सेम ही है। तो लेफ्ट साइड पे भी यही बात है, राइट साइड पे भी यह बात है, तो बीच में डबल रेशो आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। अब ये मैथमेटिक्स कैसे अंदरूनी साइंटिफिक प्रोसेस का हिस्सा बन रही है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना, थोड़ा सा हमें पता तो चले ना ये क्या सीन हो रहा है, हम इतना ये जो पढ़ रहे हैं। तो इमेजिन दैट यू आर अ बायोलॉजिस्ट, इमेजिन कर रहे हैं अब आप कि आप क्या हैं, एक बायोलॉजिस्ट हैं, और आप स्टडी कर रहे हैं एक इंसेक्ट की पॉपुलेशन पर। ठीक है, पॉपुलेशन हमारे पास कुछ भी हो सकती है, पॉपुलेशन और सैंपल दो टर्म्स होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ, आई थिंक आगे यूज़ हुए हो मे बी, क्योंकि इस बुक को मैंने रीड नहीं किया, क्योंकि जब मैंने 9th की है तो ये बुक नहीं था, ये आई थिंक लास्ट ईयर ही आए हैं न्यू बुक्स। तो हो सकता है सैंपल का टर्म यूज़ हुआ और मुझे दिख भी रहा है अभी कि ये सैंपल का टर्म यूज़ हुआ है, तो अभी मैं आपको डिफ्रेंशिएट बता देती हूँ कि पॉपुलेशन और सैंपल का क्या मतलब होता है। पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इंसानों की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एनिमल्स की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे पास एक ग्रुप होता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ चेयर्स हो सकती है, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बुक ऑफ, हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी हो सकता है, ग्रुप किसी भी चीज़ का हो सकता है, लिविंग थिंग्स का भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी हो सकता है। और अगर उसी ग्रुप में से मैं थोड़ा सा हिस्सा निकाल दूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास सैंपल कहलाता है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक इंसेक्ट का पॉपुलेशन है, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है, उस पर आप फॉर एग्जांपल आप एक बायोलॉजिस्ट हैं और आप उस पर स्टडी कर रहे हैं, तो यू गो इनटू द फील्ड एंड काउंट द पॉपुलेशन सैंपल in a specific region, then compare your sample with other region to get population estimated। आप गए फील्ड के अंदर एंड आपने क्या किया, काउंट करना शुरू किया एक स्पेसिफिक रीजन में उन इंसेक्ट्स को, देन आपने अपने सैंपल के साथ उसको क्या किया, कंपेयर किया। ठीक है, एक रीजन की आपने जो है वो क्या की, कलेक्ट की इन्फॉर्मेशन, फिर दूसरे रीजन पे गए, फिर वहाँ की कलेक्ट की, फिर आपने कहा कि अब मुझे मिलाकर एक रीजन के इतना सैंपल बना, दूसरे रीजन का इतना सैंपल मिला, अब इन दोनों की मिला के मुझे क्या करनी है, एस्टीमेट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितनी पॉपुलेशन बन रही है ये देनी है। तो एट एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस यू डिपेंड अपॉन मैथमेटिक्स टू मेजर, टू प्रिडिक्ट एंड अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। तो हर हिस्से में जब आप वहाँ पे गए, आपने काउंटिंग करना शुरू की, आपने कुछ प्रिडिक्ट करना शुरू किया कि एस्टीमेट लगा देता हूँ, शायद इतने हों, यहाँ पे शायद इतने इंसेक्ट्स हों, यहाँ पे 20-25 हो सकते हैं, ऐसे आपने क्या किया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको मेजर किया, उसको प्रिडिक्ट किया, तो हर हिस्से में आपने मैथमेटिक्स ही यूज़ की। तो मैथमेटिकल बायोलॉजी हमारे पास क्या है, इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च, जो कि इसके अंदर आप क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, ठीक है, देखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस कैसे हो रही हैं। वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी इज द
क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स, आप मैथमेटिकल मॉडल्स को बायोलॉजी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं. सो देयर आर इक्वेशंस और फार्मूलाज दैट कैन प्रिडिक्ट और डिस्क्राइब नेचुरल अकरेंसेस सच एज ऑर्गेनिज्म बिहेवियर पैटर्न पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन ऑफ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सो ऑन. कितने बैक्टीरियाज किस स्पीड के साथ ग्रो कर रहे हैं, कितनी स्पीशीज़ एक्सटेंड होने वाली हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डायनासोर एक्सटेंड हो गए हैं, तो कितनी अभी और ख़तरे में हैं, एक्सटेंड होने के करीब हैं, इसका अंदाज़ा लगाना. कितनी पॉपुलेशन में टाइम के हिसाब से तब्दीली आ रही है, पहले बहुत कम पॉपुलेशन थी, अब इंसानों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है. प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आप मीट खाते हैं, फ़िश खाते हैं, इनके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, उसका जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, तो उसकी जब कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी मैथमेटिक्स यूज़ की गई है. इन ऑर्गेनिजम्स का जो बिहेवियर होता है, उनका पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, एवरीथिंग, हर जगह कहीं ना कहीं पे मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स, मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट कर रही होती है. तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो एक क्रिटिकल, वो क्या है, मैथमेटिक्स जो है वो एक क्या है, क्रिटिकल रोल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. नेचुरल वर्ल्ड हमारी जो है, इसको बेटर तरीके से अगर हम अंडरस्टैंड करना है तो बहुत अहम किरदार अदा करती है मैथमेटिक्स. तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ. आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा. अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा. थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक और कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा. अपने 3 फ्रेंड्स के साथ इसको एटलीस्ट शेयर कीजिएगा. आई होप जल्दी से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर पाए. लेकिन उस नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी समरी समझाऊंगी और रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे और इसके क्वेश्चंस ब्लैंक्स और एवरीथिंग जो भी रह गया है, डिटेल क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है. इससे पहले वाली वीडियोज़ को नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी. अगर मैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. अपना आप लोग बहुत सारा ख्याल रखें. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही स्टार्ट करेंगे. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.